वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 13 सितंबर 2021 और 13 सितंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में भागलपुर बिहार की सत्यम मिश्रा को निम्नलिखित में से किस अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। यहाँ देखिए कर नहीं बल्कि किया होगा, तो किस अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। सबसे पहले इस प्रश्न का जो राइट आंसर था मैंने आपको बताया था, ये राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए मतलब कि बिहार के भागलपुर जिले के सत्यम मिश्रा को चयन किया गया था। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राजकीय शिक्षक पुरस्कार ये सारे वितरित हुए हैं, तो यहाँ से आपको संबंधित चीजों को याद रखना है। अगर हम बात करें राज्य स्तर पर राजकीय शिक्षक पुरस्कार की, तो राजकीय शिक्षक पुरस्कार में बिहार के 20 शिक्षकों का चयन किया गया। अगर वहीं पर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की, तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में बिहार से 2 शिक्षक का चयन किया गया, जिनमें आपको यह ध्यान रखना है कुल मिलाकर 44 शिक्षक का चयन पूरे भारत से किया गया और बिहार से उनमें से 2 शिक्षक शामिल थे। वहीं पे अगर हम बात करें ग्लोबल टीचर प्राइज की, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं, तो भारत से कुल मिलाकर 2 शिक्षकों का चयन किया गया। ठीक है, तो पहला तो ये है बिहार के भागलपुर जिले के सत्यम मिश्रा, और दूसरे के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया था पिछले वीडियो में, हैदराबाद की है। तो ये सारी जानकारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। अगर आप बिहार में होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे तो यहाँ से आप अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और सुनियोजित तरीके से कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ रोजाना ये वीडियो चैनल पर अपलोड होता है, रोजाना इसे देखने का आदत बनाइए, इससे आपकी तैयारी स्ट्रांग होगी और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। मैं आपको अभी थोड़ी दिन पहले का प्रूफ दूँ, अभी हाल ही में बिहार ऑडिटर वाला एग्जाम हुआ है, अगर आप उसका प्रश्न पत्र आपके पास उपलब्ध हो तो जाकर उसे देखिए, और हमारे जो जनवरी से लेकर अब तक के करंट अफेयर्स के वीडियो और पीडीएफ आए हैं उनसे देखिए कितने सारे प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेगा। इससे आपको अंदाजा लगेगा किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे सीधे पहले प्रश्न में, एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे वो सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले के बबीता मिश्रा मिसेज इंडिया 2021 की विजेता बनी है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं अररिया, जहानाबाद, पटना, नालंदा, इन चारों जिलों में से इनका संबंध किसी जिले से नहीं है। ये बिहार के किशनगंज जिले की रहने वाली है, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस तरह से भी आपको एग्जाम में फंसाया जा सकता है कि आपका आंसर ऑप्शन में दे ही नहीं, तो उस प्रकार से उस आधार पर आपको ऑप्शन नंबर ई को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस चीज को भी बारीकी से समझना पड़ता है, खास करके बीपीएससी एग्जाम में जहां पर आपको 5 ऑप्शन के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं। कई सारे प्रश्न आपका यहीं पे कंफ्यूजन में गलत हो जाता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार को मॉडलिंग के फील्ड में बड़ी सफलता मिली है। नई दिल्ली में आयोजित रूबरू द्वारा मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में किशनगंज की बबीता मिश्रा विजेता बनी है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी मिसेज इंडिया प्रतियोगिता जो हुई ये नई दिल्ली में आयोजित हुई थी, जो कि रूबरू के द्वारा आयोजित किया गया था, और इसमें बिहार के किशनगंज जिला की बबीता मिश्रा विजेता बनी है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है बिहार के किशनगंज जिले की बबीता मिश्रा। अब यहाँ पर देखिए अगले पॉइंट मैंने ऐड किया, इससे पहले फरवरी 2021 में बबीता मिश्रा ने मिसेज बिहार 2021 का खिताब अपने नाम किया था। देखिए यहाँ पे अपने होगा, अपने नाम किया था, ये पॉइंट यहाँ से याद रखिए। फरवरी 2021 में मिसेज बिहार का खिताब अपने नाम किया था इन्होंने, बबीता मिश्रा ने। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट में लिखा गया वे 2 बच्चों की माँ है, और इस जीत के बाद यानी कि यहाँ जो मिसेज बिहार वाला यहाँ मैंने बताया, तो इस जीत के बाद उनका हौसला बढ़ा और रूबरू मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गई। यहाँ भी उन्होंने मिसेज इंडिया 2021 का खिताब जीता। ये भी हाल ही का न्यूज है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट मैंने लिखा है, अब वे 2 माह बाद न्यूजीलैंड में होने वाले मिसेज इंटरनेशनल 2021 में भाग लेगी। आई होप कि यहाँ भी ये मतलब विजेता बनेगी। ठीक है, तो ये सारे संबंधित जानकारी आप याद रखिए, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे चर्चा हो रही है किशनगंज की, तो किशनगंज को हम लोग मैप पर देखेंगे। किशनगंज की स्थिति बिहार वाले मैप में कहाँ पर है, जब आप यहाँ पर नजर डालेंगे तो ये आपको किशनगंज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे दूं, किशनगंज जिले की सीमा कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। आपको ध्यान रखना है, कुल मिलाकर 2 जिले हैं, एक तो अररिया हो गया, दूसरा हो गया पूर्णिया। तो किशनगंज जिला 2 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, और मैंने आपको बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है, और किशनगंज जिला बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले नंबर पे है पूर्णिया, और पूर्णिया जिला का जो मुख्यालय है ये पूर्णिया ही है, और पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, जिनमें कि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो आपको ये ध्यान रखना है, पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, उन्हीं में से किशनगंज जिला भी आता है। अब यहाँ पर किशनगंज से संबंधित एक एक्स्ट्रा फैक्ट्स और भी है जो कि आपको ध्यान रखना है।
तो वो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर हम बात करें बिहार में औसतन बारिश की, तो औसतन वर्षा जो बिहार में होती है बिहार के किशनगंज जिले में होती है। और किशनगंज जिला से संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, जो कि अभी हाल ही में मतलब कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं शाहनवाज हुसैन, उन्होंने किशनगंज जिला को मतलब चमड़ा उद्योग में विकसित करने का फैसला किया था। एक चीज आप नोटिस किए होंगे कि बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं शाहनवाज हुसैन, ये जिस भी जिला का भ्रमण करते हैं वहां बहुत सारे घोषणाएं कर देते हैं। अब ये कितनी हद तक ये सच्चाई होती है इसमें ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार से घोषणा करते हैं लगता है कि बिहार को पूरी तरह से पेरिस बना के छोड़ेंगे। अब जिस प्रकार से घोषणाएं होती है, अगर उस पर पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ 100% वर्क हो तो जरूर बिहार जो अपना बिहार है ये मतलब कि पेरिस जरूर बन जाएगा। लेकिन ये घोषणाएं तक ही सीमित रह जाती है, घोषणा करने के बाद भूल जाते हैं, उसका शिलान्यास तक नहीं होता। हालांकि इस पर मैं किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत मतलब न्यूज में चलते रहता है तो इसीलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बोलना पड़ा। अब चलते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में रामविलास पासवान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहली पुण्यतिथि अभी हाल ही में मनाई गई है। अब जानते हैं इस बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन को। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक व भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक रामविलास पासवान की प्रथम पुण्यतिथि हाल ही में 12 सितंबर को मनाई गई है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ जानकारी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये ध्यान रखें, अगर हम बात करें नेताओं की, खास करके बिहार की नेताओं की, जो कि बीपीएससी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों की कैटेगरी में अगर हम देखें बिहार के नेताओं के प्रश्नों को, तो यहाँ पर हम पाएंगे कि रामविलास पासवान से बहुत सारे प्रश्न कई बार यानी कह सकते हैं हर बार पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रश्न मुझे लगता है कि रामविलास पासवान से ही पूछे गए हैं अगर हम बिहार की नेताओं की बात करें। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि मैंने ऐड किया और कई सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि आपको याद भी होंगे। तो तमाम चीजों को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो वे 9 बार लोकसभा सांसद तथा 2 बार राज्यसभा सांसद रहे थे और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनता दल से किया था। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शायद 66वीं या फिर 65वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। मुझे नहीं लगता कि 10% से अधिक लोगों ने भी इस प्रश्न का सही उत्तर किया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डीप वाला प्रश्न है, बहुत ज्यादा गहराई से ये पूछा गया था। बहुत सारे बुक में आपको ये देखने को ही नहीं मिलेगा। बहुत जगह पे जो इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट वगैरह पे ये आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। बहुत कम ही जगह है जो कि आपको ये देखने को मिलेगा। जब से ये प्रश्न पूछा गया है उसके बाद से इसका मतलब कह सकते हैं जानकारी इंटरनेट पे भी है और बहुत सारे बुक में भी ऐड किया गया, लेकिन उससे पहले ये बहुत इसका अभाव था। और ये प्रश्न जब पूछा गया था बहुत ज्यादा ये मतलब ट्रेंडिंग में आ गया था। बहुत सारे लोगों के जबान से आप ये प्रश्न सुने होंगे, ठीक है। तो खलबली एक जैसा मचा दिया था। कोई भी प्रश्न जैसे बीपीएससी एग्जाम की अगर बात करें तो एक एक नंबर का बहुत वैल्यू होता है। एक एक नंबर आपकी मतलब कि कह सकते हैं हजारों रैंक आपको पीछे धकेलता है। तो हर एक प्रश्न अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है, ठीक है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। और यहाँ पर इसके अतिरिक्त और भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे को यहाँ पर मैंने ऐड किया है। वो सभी को हम लोग यहाँ पर बारीकी से देख लेते हैं और आप यहाँ पर इसका नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा, ठीक है। तो वे 1996 से 98 तक भारत के रेल मंत्री और फिर 1999 से 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इन्हीं के शासनकाल में यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में ही 2001 से 2 में केंद्रीय खनिज मंत्री और फिर 2004 से 9 में मनमोहन सिंह के शासनकाल में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री और फिर साथ ही साथ 26 मई 2015 से 8 अक्टूबर 2020 तक नरेंद्र मोदी के काल में उपभोक्ता मामले मंत्री रहे थे। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। हो सकता है कि 67वीं बीपीएससी में यहीं से आपके प्रश्न बन जाए, क्योंकि इनका देहांत हुआ है और 1 वर्ष पूरा हुआ है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। आप यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आपका जरूर पूछा जाएगा। जिस प्रकार से वीर कुंवर सिंह से संबंधित एक प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में हर बार आपको देखने को मिलता है, उसी प्रकार से यहाँ से भी आप कंफर्म रहिए, 50% कंफर्म रहिए कि प्रश्न आपका यहाँ से जरूर बनेगा। ये सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सीडीपी और बीपीएससी ये जो आने वाले एग्जाम है यहाँ पर आपकी ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ आप लोग इसका नोट्स रोज तैयार कीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके पास समय का अभाव है, अगर आप नोट्स तैयार नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके इसका नोट्स आप मतलब प्राप्त करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योति आदित्य राव सिंधिया ने निम्नलिखित में से किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना का शुभारंभ किया है? ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसकी शुरुआत जो भी हाल हुई है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना की, ये तेलंगाना से हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योति आदित्य राव सिंधिया ने हाल ही में तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना का शुभारंभ किया है। आपको ध्यान रखना, ये शुभारंभ तेलंगाना से किया गया है। अब यहाँ पर देखिए आगे मैंने लिखा है इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के साथ इसका शुभारंभ किया गया है। तो इसके तहत कोरोना वैक्सीन और अन्य औषधियां ड्रोन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाई जाएगी। इसी को ध्यान रखते हुए इसकी शुरुआत की गई। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये अभी हाल ही में इसका परीक्षण भी किया गया है।
अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि तेलंगाना के मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के तहत स्काई एयर मोबिलिटी ने ब्लू डार्ट के साथ पहला ड्रोन ट्रायल रन 11 सितंबर 2021 को सफलतापूर्वक संचालित किया है, यानी कि 11 सितंबर 2021 को इसका सफलतापूर्वक संचालन किया गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रोजेक्ट के तहत हवाई क्षेत्र का उपयोग करते हुए ड्रोन के माध्यम से हैदराबाद तेलंगाना से 75 किलोमीटर दूर विकाराबाद जिले में तय जगह पर टीके जैसी महत्वपूर्ण हेल्थ केयर सप्लाई को सफलतापूर्वक पहुंचाया गया, यानी कि यह ट्रायल एकदम से सफल रहा, जो कि अभी आपको ध्यान रखना है। इसका उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योति आदित्य राव सिंधिया के द्वारा तेलंगाना में किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हैदराबाद से विकाराबाद जिले तक ये दूरी तय किया गया 75 किलोमीटर की, और जो सामग्री थी, जो कि मतलब मेडिकल संबंधित चीजें थी, वो सफलतापूर्वक यहाँ पे पहुंचाया गया। अब यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में भारत और किस देश के मध्य पहले 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा ये होगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी हाल ही में ये बैठक आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हाल ही में 11 सितंबर 2021 को पहली 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित किया गया। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने ऐड किया है। इस बैठक में ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री पीटर डटन और विदेश मंत्री यानी कि ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिश पायने और भारत की तरफ से समकक्ष यानी कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वहीं पर अगर बात करें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मौजूद थे। तो दोनों आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए आगे मैंने 3 पॉइंट को ऐड किया है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, तो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरजिन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरजिन्स कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारो कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। यहाँ पर मात्र 4% भूमि पर ही खेती होती है। ये भी आपको ध्यान रखना, प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, और यहाँ पर समस्त भूमि का 4% भूभाग पर ही खेती किया जाता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे ऑस्ट्रेलिया से संबंधित, जो कि आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न होगा, हाल ही में उदय भाटिया द्वारा लिखित पुस्तक बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये जो लिखा गया पुस्तक उदय भाटिया के द्वारा, इस पुस्तक का नाम आप याद रखिए, इस पुस्तक का नाम है बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर। तो इस पुस्तक में ये जो पुस्तक है ये किससे संबंधित है, इस पुस्तक में किसके बारे में लिखा गया है। यहाँ पर ध्यान रखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये वाला सेक्शन यहाँ पे सही होगा, और इस आधार पे हमारा जो ऑप्शन नंबर ई सही होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो पुस्तक संबंधित है ये राम गोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप, मनोज वाजपेयी, विशाल भारद्वाज और सौरभ शुक्ला, ये सभी से संबंधित है ये पुस्तक। तो इसी आधार पर मैंने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई को चुना है। तो हाल ही में उदय भाटिया द्वारा लिखित एक नई पुस्तक का नाम बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द फिल्म गैंगस्टर है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है वो पुस्तक का कवर पेज। अब यहाँ पे देखिए यह पुस्तक राम गोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप, मनोज वाजपेयी, विशाल भारद्वाज और सौरभ शुक्ला से संबंधित है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। इस पुस्तक का नाम याद रखिए और लेखक का नाम याद रखिए, और यहाँ पर जो मैंने बताया इससे संबंधित है, ये सारी चीज़ों को याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में रजनीश कुमार को आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा आंध्र प्रदेश, लेकिन किसी भी ऑप्शन में हमारा आंध्र प्रदेश नहीं है, तो इस आधार पे हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर ई को, यानी कि इनमें से कोई नहीं वाला सेक्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। रजनीश कुमार जो कि भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, इन्हें अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है रजनीश कुमार। वे यहाँ पर अगला पॉइंट में लिखा गया, वे पिछले वर्ष अक्टूबर 2020 में SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि वर्तमान में वे हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन में एक स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है भारतीय स्टेट बैंक के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके प्रश्न कई बार बिहार में जो भी परीक्षाएं आयोजित हुई है पूछे गए हैं। तो 1 जुलाई 1955 को भारत सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण या फिर नाम बदलकर इसका नामकरण किया था भारतीय स्टेट बैंक। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और 1 जुलाई को इसके स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई है या फिर कब मनाया जाता है स्थापना दिवस। तो आपको ध्यान रखना 1 जुलाई 1955 को इसका स्थापना किया गया था, ठीक है, और 1 जुलाई को ही इसका स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 7वां प्रश्न, हाल ही में किसने हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉपुलेशन कोड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो अभी हाल ही में किसके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसका नाम है हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड।
तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनोहर लाल खट्टर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। आप यहाँ पर इस पुस्तक को देख सकते हैं, यही पुस्तक है जिसका विमोचन अभी हाल ही में किया गया है। अब यहाँ पर इस पुस्तक के बारे में तमाम चीज़ों को देख लेते हैं। इस पुस्तक का संकलन पूर्व IAS अधिकारी और प्रसिद्ध कवि श्रीमती धीरा खंडेलवाल द्वारा किया गया है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा है, यह पुस्तक नए उद्यम स्थापित करने वाले उद्यमियों के लिए उपयोगी साबित होगा। और यहाँ पर देखिए हरियाणा की चर्चा हो रही, तो हरियाणा के बारे में मैंने कुछ चीज़ों को यहाँ पर ऐड किया है जो कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा चर्चे में थी और आपसे यहाँ पर एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को पहला गोल्ड दिलाने वाले हरियाणा के नीरज चोपड़ा को हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया था। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। पहली बात कि नीरज चोपड़ा भारत के पहले ऐसे ओलंपियन बने इस वर्ष 2021 में, यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का, जिन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया। ओलंपिक की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और वे बिहार नहीं बल्कि भारत के हरियाणा के रहने वाले थे और हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपया इन्हें इनाम के स्वरूप देने की घोषणा किया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है जो कि मैंने आपको कल ही बताया था। इसके अतिरिक्त हाल ही में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोनों यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में विजय रूपानी, ये गुजरात के मुख्यमंत्री पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है, जो कि आपको यहाँ से याद रखना है। विजय रूपानी अभी हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। अब यहाँ पर चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 8वां प्रश्न। हाल ही में क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन विषय या फिर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है इस थीम के साथ। अब यहाँ पर जानते हैं ये दिवस क्या होता है, इस कब मनाया जाता है, ये सारी संबंधित चीज़ों को यहाँ पर मैंने ऐड किया है। तो हाल ही में 10 सितंबर 2021 को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इस वर्ष इस दिवस को क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन विषय के साथ मनाया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि इसकी शुरुआत 2003 में किया गया था, यानी कि ये जो दिवस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये दिवस का नाम है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 2003 में किया गया था और इसका उद्देश्य दुनिया भर में विभिन्न गतिविधियों के साथ होने वाले आत्महत्याओं को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना ही इसका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ प्रत्येक वर्ष इसे 10 सितंबर को मनाया जाता है। ये आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, 9वें प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न हाल ही में 11 सितंबर 2021 को निम्नलिखित में से किन की जयंती मनाई गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य विनोबा भावे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 11 सितंबर 2021 को आचार्य विनोबा भावे की जयंती मनाई गई है, ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ऐड किया, उनका मूल नाम जो था ये विनायक नारहरि भावे था। हालांकि मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मुझे याद है कि ये प्रश्न मैंने कहीं भी अभी तक नहीं देखा है, लेकिन आपको ध्यान रखें इनका पूरा नाम है विनायक नारहरि भावे। आपको हो सकता है आने वाले समय में ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ जाए। अब देखिए यहाँ पर मैंने आगे लिखा है, उनका जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र में हुआ था और उन्होंने मराठी में महाराष्ट्र धर्म नामक एक मासिक पत्रिका भी निकाला था। ये भी आप ध्यान रखिए, मासिक धर्म नामक मासिक पत्रिका विनोबा भावे ने निकाला था। 5 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने उनका परिचय राष्ट्र से कराते हुए उनको पहला सत्याग्रही बताया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना, ये इंटरव्यू में भी आपकी मदद करेगा। 5 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे का मतलब परिचय राष्ट्र से यानी कि भारत से कराते हुए उनको पहला सत्याग्रही बताया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो कि कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, भूदान आंदोलन से संबंधित। तो भूदान आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं ये आचार्य विनोबा भावे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे द्वारा 18 अप्रैल 1957 में आरंभ किया गया एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आई होप कि आप ये सारी चीज़ों को याद रखेंगे। अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं रेगुलर, तो आप निसंदेह आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात के मुख्यमंत्री पद से अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने अपना इस्तीफा वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत को सौंपा है। जो भी मतलब कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वो अपना जो इस्तीफा होता है राज्यपाल को ही सौंपते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी राज्य में जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पॉइंट में ऐड किया, जिसके बाद अब भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना, प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो भूपेंद्र पटेल बने हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक
बहुमत प्राप्त नेता को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि शपथ दिलाया जाता है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। ये मतलब अनुच्छेद 164 ये कहता है कि मतलब किसी भी मतलब राज्य में जो विधानसभा चुनाव होता है उसमें जो बहुमत प्राप्त नेता होता है उनको मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। और ये सारी संबंधित जानकारी जैसा कि मैंने आपको बताया अनुच्छेद 164 में वर्णित है। अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में गुजरात में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का वर्चुअली उद्घाटन किया है। आप यहाँ पर जो देखेंगे यही है सरदार धाम भवन। ये बहुत बड़ी इमारत है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ चीज़ों को ऐड किया है जो बेसिक जानकारी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप लोग कन्फ्यूज कर जाइएगा, ठीक है। तो सारे संबंधित छोटे छोटे फैक्ट्स को भी आप याद रखेंगे तो आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। तो नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं और वे 26 मई 2014 से लगातार दूसरे कार्यकाल में इस पद पर हैं। ये भी आपको पर ध्यान रखना है। और जहां पर मैंने ऑप्शन नंबर ए में लिखा है विजय रूपानी, ये गुजरात के मुख्यमंत्री पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दिए हैं। और भूपेन्द्र पटेल जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में, ये गुजरात के अभी हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं। और आचार्य देवव्रत गुजरात के मतलब के जो राज्यपाल हैं, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न हाल ही में बिहार के किस जिले के सत्यम शंकर सहाय स्विट्जरलैंड में आयोजित एक प्रतियोगिता में आयरन मैन बने हैं। अब ये आयरन मैन क्या होता है, ये कौन सी प्रतियोगिता है, ये कैसे प्राप्त होता है, ये कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया है। अगर आपसे ये इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप किस प्रकार से आप चीज़ों को बताएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप मुझे लिखिए। ये पुरस्कार किसे दिया गया, मैंने यहाँ पर बता दिया किसे दिया गया, सत्यम शंकर सहाय को दिया गया। आपको बताना ये किस जिले के रहने वाले हैं और ये प्रतियोगिता होता क्या है आयरन मैन का। तो ये सारी संबंधित जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर इस बारे में डिटेल में भी सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक है इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज करें। आइए यहाँ पर आप जानते हैं इस पेड ग्रुप के बारे में तमाम चीज़ों को डिटेल में। अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ई बुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में, यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ई बुक हो या फिर बुक हो तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहां से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वें बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखिए। यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये आप सारी चीज़ों को देख के ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा। सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको एक वर्ष का करंट अफेयर यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिकांक भी मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके। यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 पीडीएफ मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर्स होगा 2020 वाला वार्षिकांक। अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पीडीएफ हैं जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का पीडीएफ, ये सारे और भी छोटे छोटे पीडीएफ है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो
तो मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये चारों यहाँ पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे, आपको कॉल नहीं करना है, बल्कि इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है pre21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये 399 रुपये में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आपसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए, आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे, वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% समझिए कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया। बिहार जीके अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 10 कितना हो गया, 48 48 हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वें बीपीएससी आयोजित हुआ था तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे, 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे सेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।